साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे फ्रांस की क्रांति, इसके बाद रूस की क्रांति। रूस की क्रांति में हमने देखा था किस प्रकार से वाइमर गणराज्य जो कि उभर करके सामने आता है, और फिर जब वाइमर गणराज्य आता है पूरे जर्मनी के अधिकांश लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं उस वाइमर गणराज्य से, और उसका नतीजा होता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके द्वारा थोपा गया क्या जुर्माना। आपने देखा था कि कितने परसेंट जर्मनी का भूभाग, लगभग 10% के करीब। आपने देखा था कि उसके जो कोयला उत्पादक क्षेत्र थे उसका जो 26% वही लौह उत्पादक क्षेत्र थे। ये सारे जुर्माने के रूप में जर्मनी के द्वारा वसूला जाता है, जर्मनी से वसूला जाता है। तो इस प्रकार से जर्मनी के लोग संतुष्ट नहीं थे, और इसके बाद में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सामने उभर करके आती है, और फिर रूस में कम्युनिस्ट पार्टी और जर्मनी में स्पार्टिस्ट के लीग के लोग जो क्रांतिकारी के रूप में सामने आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों के द्वारा एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की मांग होती है। लेकिन इस विद्रोह को जो वाइमर गणराज्य था उसके द्वारा कुचल दिया जाता है। आपने देखा था कि इन सब विचारों के बाद में जर्मनी में आर्थिक संकट आता है, और उस संकट के द्वारा, वो संकट जो आर्थिक संकट आता है जिसमें आपने देखा था कि स्वर्ण भंडार पूरी तरह खाली हो चुका था, क्योंकि जर्मनी पर लगाया गया था 6 अरब पाउंड का जुर्माना। आइए उसके आगे उसी सिलसिले में सफ़र करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जर्मनी में जो रेडिकल विचारों को मानने वाले थे 1933 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे। जर्मनी के पहले विश्व युद्ध में मोटे मोटे कर्ज लेकर के जो जर्मनी ने लड़ा था, और उसके दौरान जो उसने कर्ज भरा जुर्माने के रूप में, तो हम देखते हैं पूरा स्वर्ण भंडार खाली हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी 1923 के पीरियड में 1923 के पीरियड में जर्मनी क्या करता है कि जो जुर्माना होता है उसको भरने से इनकार कर देता है। जो 6 अरब पाउंड का मित्र राष्ट्र जुर्माना लगाते हैं जर्मनी के ऊपर, वो जब आर्थिक संकट काफ़ी ज़्यादा जर्मनी के ऊपर आता है तो वो इस हर्जाने को चुकाने से इनकार कर देते हैं 1923 के पीरियड में। और फिर इसके जवाब में जो फ्रांसीसी होते हैं, जिनको कई लौह उद्योग क्षेत्र और कई 10% आबादी वाला भूभाग सौंपा गया था, वो क्या करते हैं इसके जवाब में, जब ये जुर्माने से इनकार कर देता है जर्मनी जब इनकार कर देता है तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, फ्रांसीसी जर्मनी पर हमला करते हैं। और जर्मनी का एक रूर क्षेत्र, कौन सा, एक रूर क्षेत्र, जहाँ पर रूर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो कि मुख्य औद्योगिक शहर था, यूँ कहें मुख्य औद्योगिक इलाका था, उस पर कब्जा कर लेते हैं। कौन, फ्रांसीसी। कौन कब्जा कर लेता है, इस रूर क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं फ्रांसीसी। क्यों कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि जर्मनी जुर्माना भरने से इनकार कर देता है। और फिर जर्मन के विशाल कोयला भंडारों वाले इलाकों पर भी कब्जा कर लेते हैं, यानी कि पहले तो रूर क्षेत्रों पर, और फिर जो कि औद्योगिक क्षेत्र था, और फिर हम देखते हैं जर्मनी के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोयला होता है, उन क्षेत्रों को भी, उन इलाकों पर भी फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, और फिर अब जर्मनी और भी तंग हो जाता है, क्योंकि वास्तव में जर्मनी पहले से ही सड़कों खाली हो चुका था, काफ़ी बदहाली स्थिति में था। अब जर्मनी कुछ कर नहीं पा रहा था, तो जर्मनी को कदम तो उठाना ही था।
और कुछ कर भी नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, एक निष्क्रिय योजना उसने बनाई। और वो निष्क्रिय योजना क्या थी, मतलब निष्क्रिय कदम उठाया, यानी कि उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। वो निष्क्रिय योजना ये थी कि उसने कागजी मुद्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छापना शुरू कर दिया। कागजी मुद्रा क्या करता जर्मनी, एक तो आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा गुजर रहा था, उसके पास पैसा था नहीं और पहले से ही बदहाली स्थिति में था, और उधर जो कोयला उत्पादन भी कर रहा था उन पर भी फ्रांसीसी कब्जा कर लेते हैं, और जो रूर नामक इलाका था जहाँ पर उद्योग सबसे ज़्यादा मात्रा में थे, उस औद्योगिक शहर पर पूरे तरीके से फ्रांसीसी कब्जा कर लेते हैं। जब उसके पास कोई कदम नहीं बचता है, कोई कदम नहीं बच पाता है, तो वो क्या करता है, एक निष्क्रिय कदम उठाता है और कागजी मुद्रा छापना शुरू कर देता है। साथियों, देखते ही देखते जर्मनी कागजी मुद्रा इतनी ज़्यादा मात्रा में छापता है कि उसका जो अमेरिकी डॉलर की तुलना में कागजी मुद्रा की गिरावट आ जाती है, और ये गिरावट थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आइए समझते हैं वो कागजी गिरावट। हकीकत में जर्मनी की मुद्रा को मार्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मार्क। और जो जर्मन ने कागजी मुद्रा छापी, कागजी मुद्रा, जिसे क्या कहा जाता था, मार्क कहा जाता था। तो मार्क का मूल्य जब तेजी से गिरा तो अप्रैल के महीने में लगभग, अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि लगभग एक अमेरिकी डॉलर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 24,000 मार्क के करीब थी। कितनी थी, 24,000 मार्क। 24,000 मार्क। ये अप्रैल की बात हो रही है, यानी कि जब उसने लगभग शुरुआत ही की थी कागजी मुद्रा की, तभी उसका काफ़ी मुद्रास्फीति हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क के बराबर था, ये अप्रैल के महीने में। और साथियों, इसी प्रकार से मई, और फिर इसी प्रकार से जुलाई और अगस्त, धीरे धीरे उसका परिणाम बद से बदतर होने लगा। यानी कि हम देखते हैं कि जुलाई में 3,53,000 मार्क के बराबर एक अमेरिकी डॉलर था। यानी कि जुलाई में कितना था, 3,53,000 मार्क। एक अमेरिकी डॉलर 3,53,000 मार्क के बराबर पहुंच गया था। और फिर देखते ही देखते अगस्त में 46,21,000, कितना, 46,21,000 मार्क। यानी कि अगस्त में, अप्रैल में हम देखते हैं 24,000 मार्क। इसके बाद जब और मुद्रास्फीति हुई, और तब हम देखते हैं कि एक अमेरिकी डॉलर 3,53,000 मार्क के बराबर, और फिर अगस्त में 46,21,000 मार्क के बराबर। और ये इतना रेट गिरा कि दिसंबर तक पहुँचते पहुँचते 9,88,60,000, यानी कि देखिए, दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर बता रहे हैं, दिसंबर में लगभग 9,88,60,000 मार्क एक अमेरिकी डॉलर पहुंच गए। ये सोचने वाली बात है साथियों। इस मंदी की हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो गई जर्मनी में कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 9,88,60,000 के करीब पहुंच गई। जब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत खरबों मार्क के बराबर पहुंच गई, तो स्थिति ये आ गई कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए लोग बैलगाड़ी से पैसा भर करके लेकर के जाने लगे।
तो स्थितियां ये आ गई, यानी कि सारी वस्तुएं आसमान छूने लगी, उनकी जो कीमत थी वो आसमान छूने लगी। और फिर जर्मन समाज की पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई। यानी कि हम देखते हैं एक बदहाली का माहौल, एक दयनीय स्थिति जर्मनी की। और जब जर्मनी की ये दयनीय स्थिति आई, पूरी दुनिया भर में निंदा हुई। इस पर सोचा जाने लगा कि आखिर ये स्थिति भुखमरी का माहौल हो गया है, इस पर एक समाधान किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया ने इस पर विचार किया और फिर जर्मनी के इस संकट को उबारने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक कदम उठाया। अमेरिकी सरकार ने एक कदम उठाया और एक योजना बनाई, डॉप्स योजना, जिसको बोलते हैं क्या, डॉप्स योजना। ये डॉप्स योजना, इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को उबारने के लिए हर जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। यानी कि जो जुर्माने की शर्तें थी काफ़ी भारी मात्रा में थी। आपने देखा था 6 अरब पाउंड के बराबर, और काफ़ी सारा आबादी भरा भूभाग, काफ़ी सारे लौ उत्पादक क्षेत्र और 26% कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसके बाद फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा करना, इन सब की जो मापदंड था उसको दोबारा निर्धारित किया गया। यानी कि दोबारा निर्धारित करना पड़ा। तो वो जो संकट था 1924 से 1928 के दौरान जर्मनी में कुछ समय के लिए स्थिरता का माहौल रहा। हालांकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो डॉप्स योजना के थ्रू ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। एक आप यूँ मान के चलिए कि जर्मनी एक रेत के ढेर के समान खड़ी रही, रेत के ढेर के समान। कब जर्मनी गिर जाए पूरी तरीके से, इसका कोई पता नहीं। यानी कि ये डॉप्स योजना सिर्फ कुछ समय के लिए ही सीमित रही। और फिर हम देखते हैं कि जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियां, जिसमें सुधार मुख्यतः अल्पकालिक माहौल रहा। और 1929 में, कब, 1929 में जब अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जिसको क्या बोलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, शेयर बाजार। जब शेयर बाजार की अमेरिका में गिरावट हुई, साथियों कहते हैं कि अगर जैसे हमने आपको मदद किया, लेकिन जब हमारे पास ही गरीबी आ गई तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका असर आपके पास जरूर आएगा। क्योंकि तो वही हाल हुआ यहाँ पर कि अमेरिका डॉप्स योजना के थ्रू जर्मनी की मदद करना चाहता था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। और 1929 से 1924 से 28 के बीच में जो ही आते हैं, 28 के दौर तक कुछ समय तक स्थिरता आती है, लेकिन जैसे ही 1929 आता है, शेयर बाज़ार अमेरिका का गिर जाता है। और शेयर बाज़ार में जैसे ही गिरावट आती है, शेयर बाज़ार धाराशाही हो जाता है। उसी समय जर्मन में ज़्यादातर शेयर लोग बेचने लगे, अपने अपने शेयर जो अपने मार्केट में, वो शेयर जल्दी जल्दी बेचने लगे कि जल्दी से बेचो वरना मंदी के कगार में हमारे शेयर डूब जाएंगे। और इसके चलते हम देखते हैं कि लगभग 24 अक्टूबर को एक ही दिन में यानी कि 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में लगभग 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। ये शुरुआत होती है मंदी की, जो कि एक ही दिन में 24 अक्टूबर को 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। और फिर हम देखते हैं 1929 से 32 के बीच में लगभग
अगले सालों तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो थी वो लगभग आधी रह गई। कितनी रह गई? राष्ट्रीय आय अमेरिका की लगभग आधी रह गई। क्या? राष्ट्रीय आय, यानी कि अमेरिका की राष्ट्रीय आय कितनी रह गई? लगभग आधी रह गई। और जब ये स्थिति आती है तो जर्मन में सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। जर्मन में सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, निर्यात पूरी मात्रा से गिर जाता है, यानी कि अनाजों का निर्यात नहीं हो पाता है और सट्टे बाजार जो होते हैं पूरी तरह ठप पड़ जाते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी का बहुत ही बुरा हाल जर्मन में हुआ, बहुत ही बुरा हाल जर्मन में हुआ। और जर्मन को छोड़ करके हम देखते हैं इस अमेरिका में आई शेयर बाजार में मंदी की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। तो ये मंदी का दशक था। आपने देखा कि इस प्रकार से कैसे मंदी आती है और फिर इस मंदी का जर्मन अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। 1932 के दौरान जर्मन में जो औद्योगिक उत्पादन थे जर्मनी में 1929 के मुकाबले लगभग 40% रह गए। यानी कि हम देखते हैं इस मंदी का हाल ये रहा कि लगभग 60% औद्योगिक उत्पादन लगभग खत्म हो गए। यानी कि औद्योगिक उत्पादन लगभग 40% ही बचे, 40% बचे और 60% क्या हो गए? नष्ट हो गए। यानी कि जर्मन में पूरी तरह औद्योगिक उत्पादन नष्ट हो गए थे, लगभग 40%। और ये किसके दशक में? 32 से शुरू हुआ और 32 के पीरियड में औद्योगिक उत्पादन लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए। और वहाँ की जो आय थी लगभग बेरोजगारों की संख्या 60 लाख के करीब पहुँच गई। कितनी पहुँच गई? 60 लाख। यानी कि बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए, लगभग 60 लाख बेरोजगार हो गए। और फिर हम देखते हैं कि जर्मन की सड़कों पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में बेरोजगार इकट्ठा होने लगे, जो कि वो ऐसे बेरोजगार थे जो कि गले में पट्टी डाल करके, और गले में ऐसी पट्टी रहती थी जो कहते थे, क्या कहते थे? वो गले में पट्टी डाले होते थे जिन पट्टियों पर लिखा होता था कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ये लिखा हुआ होता था उन बेरोजगारों पर। तो ये बेरोजगार बड़ी मात्रा में जर्मन की सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। साथियों, ऐसी हालत हो गई कि वो कह रहे थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ के युवा नुक्कड़ पर अपना समय काटते हुए, ताश के पत्ते खेलते हुए, उनके पास कोई रोजगार नहीं था। और इस प्रकार से युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। और जब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तो वहाँ का माहौल बहुत ही संकट में होता है। और इस आर्थिक संकट में गहरी बेचैनी और डर का माहौल होता है। फिर देखते हैं मुद्रास्फीति में काफ़ी ज़्यादा अवमूल्यन आ जाता है, मुद्रास्फीति में काफ़ी ज़्यादा अवमूल्यन आ जाता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अति मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? अति मुद्रास्फीति। तो ये होता है अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति की आप स्थिति देख रहे हैं जर्मनी में। और फिर इस प्रकार से जब ये ढर्रा लगातार चलता रहता है, तो सभी मजदूर संगठित होने लगते हैं, उनकी हिम्मत टूटने लगती है। और फिर आगे चल कर के वो एक बड़ी फौज के रूप में, एक बड़े फौज के रूप में इकट्ठा होते हैं। और किसानों का बहुत बड़ा वर्ग
जो कि कृषि उत्पादकों में बेहिसाब गिरावट होती है। यानी कि इसका नतीजा ये भी होता है कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर भी पड़ता है, किसानों के ऊपर पड़ता है और किसानों में अनाजों में भारी गिरावट उत्पन्न हो जाती है। और फिर इस प्रकार से यानी कि बच्चों को पेट भर पाने में असफल औरतें, जिनके दिल डूब रहे थे और युवाओं का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। तो ये स्थिति मंदी के साल में गुजरती है और फिर आगे चल कर के इसी से धीरे धीरे तानाशाह वर्ग का जन्म होता है और तब हिटलर का उदय होता है। तो हम देखेंगे आगे आने वाले सेशन में कि किस प्रकार से हिटलर का रास्ता साफ होता है और किस प्रकार से मजदूर संगठित होकर के फिर एक संविधान का गठन करते हैं। और फिर आने वाले तंत्र में जब हिटलर का उदय होता है किस प्रकार से लोकतंत्र का ध्वंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगले सेशन में समझते हैं। तो साथियों, इस सेशन को काफ़ी गहराई से देखिएगा, एक एक बेस पॉइंट बताया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये ऐसे लिखने में, ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगे। अभी से निरंतर प्रैक्टिस करिए, मेरे हर लेक्चर को लिखने का प्रयास करिए, उनको हर लेक्चर को 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, जिससे निरंतर आपकी लिखावट शैली में सुधार आएगा और आप निरंतर एक अच्छा एस्से लिखने का प्रयास करेंगे और यूपीएससी की जर्नी हमारी इसी तरह से चलती रहेगी। हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।